बरपिता रहे। अब कोरोना का खतरा टला नहीं है। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया खत्म जरूर हुई है, दूसरी लहर का कहर थोड़ा खत्म हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी है। इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। बड़ी खबर कांग्रेस से आ रही है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू के विस्फोटक इंटरव्यू से पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पंजाब कमेटी के तीनों सदस्यों से मिलने पहुंचे। कमेटी ने पंजाब के अंदरूनी कलह पर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी। कमेटी के तीनों सदस्यों की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी 2 बार बैठक हो चुकी। ऐसे में आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सीधा निशाना साधा, वहीं अमरिंदर सिंह आज पंजाब कांग्रेस की कलह पर बनी कमेटी के सामने एक बार फिर पेश हुए। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पैनल के साथ बैठक पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवा दें। कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का दिल्ली बुलाने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा आपको ये भी सुनवाते हैं। देखो, इनके लिए इनको बुला के जो चर्चा करना थी, जो कुछ बचे कुछ विषय थे, उस पे इनको बात करने का हमने इच्छा जाहिर की, तो उस पे बात होगी। वो दूसरा कोई किसी को इनवाइट किए वो नहीं आए या इनवाइट, ऐसी कोई बात नहीं है। इनसे कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, वो देखेंगे अब आने के बाद क्या हो। तो कुल मिलाकर जहां पर देखिए एक कमेटी जो बनाई गई थी, जो दरअसल विवाद को सुलझाने वाली थी, उस कमेटी के सामने अमरिंदर सिंह पेश हुए आज, लेकिन सिद्धू पेश नहीं हुए। कल ही उन्होंने इंटरव्यू दिया न्यूज़ 18 इंडिया पर, विस्फोटक इंटरव्यू, जिसमें तमाम बातें उन्होंने की कि 2 परिवार ही जो हैं वो कब्जा उनका करके वो बैठे हैं, जिसके बाद अब ये संभावना कम दिख रही है कि कमेटी के साथ सिद्धू की कोई बातचीत होगी या सुलह का कोई रास्ता दिख रहा है। और साफ तौर पर सिद्धू अब ये संदेश देने की कोशिश में है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो सोनिया गांधी, चाहे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, उनसे मुलाकात करें, उनकी बात सुने, उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन वो ना कमेटी से बात करने वाले हैं, ना और किन्हीं महासचिव या फिर किसी भी नेता जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखता है उनसे वो मिलने वाले हैं। तो सीधे सीधे तौर पर सिद्धू जो है वो अब सामने आकर लड़ रहे हैं और वो सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन किस तरीके से विवाद सुलझ सकता है, इसके लिए राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुलाकातों का दौर भी जारी है, शाम 4 बजे भी उनकी बैठक होनी है। पंजाब के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ ये बैठक शाम को 4 बजे होनी है। उसी के साथ साथ जो ये कमेटी बनाई गई, पहले तो दरअसल ये विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन बाद में इस कमेटी को और जिम्मा सौंपा गया कि आप ये भी देखिए कि अमरिंदर सिंह अपना ग्राउंड उतना स्ट्रांग रख चुके हैं, किस तरीके से आगे के चुनाव में उतरना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी इस कमेटी में अब चर्चा की जाए। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, ये जो खींचतान अभी शुरू हुई है, ये कहां सुलझती हुई सी नजर आ रही है? क्या ऑफर ऐसा दिया जा सकता है सिद्धू को जिससे वो मान जाएं? क्या प्रियंका गांधी जो संभावना दिख रही है कि वो मुलाकात कर सकती है, क्योंकि उससे कम पे तो सिद्धू मानने को तैयार नहीं, क्या वो मुलाकात होने वाली है या होगी आने वाले दिनों में? संभावना क्या है? देखिए, अब अगर वो मुलाकात करना ही चाहते हैं, बात करना ही चाहते हैं और फाइनल डिसीजन कोई लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी को उनसे बात करनी होगी, क्योंकि वो कमेटी के सदस्यों के साथ बातचीत कर नहीं रहे, उनकी पहुंच से बाहर हैं।
फोन उठा नहीं रहे, किसी तरह का कोई रास्ता, कोई बातचीत, कोई टॉक्स दोनों के बीच नहीं हो रही है। तो अब कमेटी के सामने कोई चारा बचा नहीं। कमेटी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, प्रियंका गांधी तक संदेश पहुंचा दिया गया है कि आप ही नवजोत सिंह सिद्धू से बात करिए, क्योंकि जब वो कमेटी से बात करने आए थे तो भी उन्होंने बात सुनी कम, सुनाई ज्यादा। ये कमेटी के सदस्यों को कहना है। कमेटी भी नाराज है उनके इस व्यवहार को लेकर। उसका ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री को हम 2 बार बुलाते हैं और वो दोनों बार आते हैं और घंटों बैठ के हमारी बात सुनते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं, सिद्धू ने हमारी बात सुनी भी नहीं, सिर्फ अपनी बात कहते रहे और कह के जाने के बाद दोबारा किसी क्लैरिफिकेशन के लिए, किसी बातचीत के लिए उन्होंने कोई फोरम या कोई चैनल खोल के नहीं रखा है। जिस तरह की वो बयान दे रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो 2 टूक निर्णय करना चाहते हैं अपने भविष्य का और कांग्रेस में खुद के भविष्य का। और इसलिए निश्चित रूप से वो कमेटी के हाथ में नहीं है। कमेटी कोई भी फैसला करती है तो उसको आला कमान से बात करने के बाद ही करती है या डिस्कशन करने के बाद करती है। जब सिद्धू कमेटी से बात ही नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आला कमान ही उनसे बात करेगा और प्रियंका गांधी ही अब उनसे बात करेंगी। कब ये बात होगी यह स्पष्ट नहीं है। क्या प्रियंका गांधी उनसे मिलेंगी या फोन पे बात होगी ये भी स्पष्ट नहीं है। सिद्धू कब उपलब्ध होते हैं और सिद्धू क्या चाहते हैं, क्या वो प्रियंका गांधी से बात करना चाहते हैं, इन पर्सन आना चाहते हैं या फिर फोन पे बात करना चाहते हैं, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन कमेटी सिद्धू से फिलहाल कोई बातचीत नहीं कर रही, इतना तय है। अब प्रियंका गांधी के इंस्ट्रक्शन के बाद, निर्देश के बाद अगर कमेटी से मिलने आते हैं ठीक है, तो ये बात अब देखिए जिसको लेकर अब विवाद और गहरा रहा है वो है विस्फोटक इंटरव्यू। कल न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए नवजोत सिद्धू ने कई बातें कही। क्या कहा उन्होंने अपने इस विस्फोटक इंटरव्यू में, जरा वो भी सुन लीजिए। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ जिसका फिक्र होता है। ਇੰਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ। ਠਹਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਐਮਪੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? 3 ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 3 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ, 15% ਵੋਟ ਘਟੀ। ਕਿਹਦੀ ਘਟੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ 21 ਸੀਟਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 16। ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਠੁਕੇ, 2 ਵਾਰ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਿਉਂ ਠੋਕਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਖੁਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ 'ਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਘੋੜਾ ਦਰਾਉਂਦੇ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਦੇ, ਦਗੜ 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 ਸੈਨਾ ਦੌੜਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸੇ ਦੀ ਭੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਡੌਲੇ ਫੜਕਦੇ ਉਹੀ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਤਪੇਟੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾ, ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੰਕ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਟੇਤੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਆਪਾਂ। न्यूज 18 पर सिद्धू के इंटरव्यू के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को अनुशासन में रहने की नसीहत दी। हरीश रावत उस कमेटी के सदस्य भी हैं जिसे पंजाब का विवाद सुलझाने के लिए बनाया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत हैं। हरीश रावत जी, आप लोग अभी कमेटी के लोग बात ही कर रहे थे, इस बीच सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को झूठा से लेके न जाने क्या क्या कह दिया। मैंने उनके बयान को मंगाया है, उसको देखने के बाद ही मैं उस पर कोई टिप्पणी कर पाऊँ। लेकिन बातचीत के बीच उनको लगता है मीडिया में आना चाहिए था, आपको लग रहा है? देखिए, किसी को भी बीच में बयान नहीं देना चाहिए। उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए, सब लोगों को, पूरी पंजाब कांग्रेस के नेताओं को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है निर्णय दें और तब तक उनको एक पार्टी अनुशासन के अंदर बने रहना चाहिए। राहुल गांधी से मिल रहे हैं पंजाब कांग्रेस के नेताओं से?
हाँ, तो राहुल जी आज भी कई नेताओं से मिले हैं, जिनमें एमपीज भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, और कल भी करीब 2 दर्जन नेताओं से मिलेंगे। अरुण, ये जो रिपोर्ट देखिए सौंपी गई है सोनिया गांधी को, कुछ सामने आ पाया इस रिपोर्ट में? ऐसा क्या है, बीच का रास्ता क्या सोच रही है ये कमेटी? देखिए, कमेटी ने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया था सिद्धू को कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन जाइए, आप पार्टी में रहिए, सम्मान के साथ रहिए। आपका पार्टी इस्तेमाल सिर्फ पंजाब में ही नहीं करती है, मध्य प्रदेश में भी करती है, उत्तर प्रदेश में ही करती है। स्टार कैंपेनर है, चाहती है कि वो पार्टी में रहें, लेकिन कीमत क्या देनी है? कीमत ये नहीं देनी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो जाएं, क्योंकि दुनिया ये जानती है और कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि अमरिंदर सिंह को नाराज करके, उनको किनारे रख के, उनको दरकिनार करके पंजाब नहीं जीतने जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बड़ी लीगेसी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के कद्दावर और बड़े नेताओं में से एक हैं। हर बार वो आला कमान की बात सुन के दिल्ली आ रहे हैं, कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं, अपनी तरफ से उन्होंने नरम रुख दिखाया है। ऐसे में अमरिंदर सिंह को नाराज नहीं करना चाहता है नेतृत्व, इसलिए वो उसने प्रपोजल दिया था। लेकिन सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन काम करने को तैयार नहीं है। अब विकल्प क्या बचता है? विकल्प एक ही बचता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। अमरिंदर सिंह का और कमेटी के सदस्यों का भी ये तर्क है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो एक समानांतर सत्ता हो जाती है। जब जहां सरकार है और उसकी पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है, उसका अध्यक्ष भी एक समानांतर सत्ता हो जाता है। तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी बनती नहीं है, पटती नहीं, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हैं और हर तीसरे दिन वो सरकार से अलग राय लेंगे, सरकार से अलग बयान देंगे, सरकार पर हमले करेंगे, तो पार्टी की स्थिति और खराब हो जाएगी, पार्टी की छवि और धूमिल हो जाएगी। इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी फिलहाल प्रस्ताव नहीं है। तो सवाल सिर्फ यही है, सिद्धू खुद कह रहे थे कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं तो जिला स्तर के पद को लेके रह लूंगा, लेकिन जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है मानना इनके लिए। अब आप गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की बात करेंगे, वो कह रहे हैं हमने एसआईटी बनाई, ये कह रहे हैं कि उसको इतने साल से आपने लटका रखा है, उसको जल्दी करिए। समय कहां है सरकार के पास? आप ये कह रहे हैं कि समीक्षा करिए जो बिजली के सौदे हुए, आप ये कह रहे हैं कि ड्रग्स के मामले में बादल पे कार्रवाई करिए। चुनावी साल में ये बात अमरिंदर सिंह भी जानते हैं कि अगर वो बादल, जो बड़े बादल इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, या सुखबीर बादल हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उनकी पार्टी को खड़ा होने का एक मौका मिलता है। आरोपों में सच्चाई है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली क्या ये समय है जब वो आरोप उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करते हैं ड्रग्स मामले में लेकर? इसलिए ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें कमेटी भी जानती है, आला कमान भी जानते हैं, और इसीलिए सिद्धू से सीधे गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति बात करेगा और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि उनकी भूमिका क्या होगी। रहिए जरा साथ। अब देखिए इस बीच क्या है कि राहुल गांधी से भी पंजाब के नेताओं की मुलाकात हो रही है। राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने सिद्धू के न्यूज 18 पर दिए गए इंटरव्यू पर कहा कि सिद्धू ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी को इलेक्शन जीतना है तो क्या चेहरा, जिस तरह की मांग की जा रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि चेहरा बदला जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि चेहरा सही है, मुफीद है कैप्टन अमरिंदर सिंह? जिसने 4.5 साल काम किया है उसको अब बदलने का समय नहीं है। समय रहता तो आप जरूर कोई सोच सकते हो, 4.5 साल का समय तो बीत गया। अब तो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जो काम किया वही बता सकते हैं ना, वही आगे आएंगे, वही जवाब दे होंगे। तो अब दूसरा आदमी आएगा, उसको ये तो पता नहीं चलेगा क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब चेहरा बदलने का तो मेरा ख्याल समय नहीं है। तो हमने जो अपनी बात है वो सीएम उसके समक्ष रखी है राहुल जी के कि ये ऐसा है, लेकिन सिद्धू भी अच्छे लीडर हैं, हमने बोला कि उनको भी साथ लेके चलो और सारी पार्टी को इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैप्टन को झूठा कह रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री को अगर आप ही की पार्टी का आदमी इस तरह से बात कहेगा, बहुत गलत बात है। ये भी हमने बात की है कि ये ऐसे एक टॉलेस्ट लीडर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और पंजाब के लोग उनको प्यार करते हैं। कोई सीएम हो आपका पार्टी का तो उसको तू करके आप बात करोगे, इट्स नॉट गुड। ये तो कोई भी आप लोग हैं, चाहे आप समाज के लोग हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी अपने बड़ी उम्र के आदमी को जी कह के बुलाते हैं। चलो बात है आपके बखरे में है। पहली बात तो ये बात जो समय नहीं था इंटरव्यू करने का उनका, अब जब पार्टी ने बुला रखा है तो क्यों इंटरव्यू की है? अब जब पार्टी के समक्ष बात रखो ना, कोई है। ये जो बातें आपने की ये तो पहले भी आप कर चुके हैं, ये तो आपके फेसबुक के ऊपर बड़ी सारे पंजाब को पता है। जो आपने बात बताई है कि ये मेरा रोड मैप है, ये तो सारे पंजाब को पता है। लेकिन अब उस समय जब पार्टी के साथ मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद भाषा ऐसी आप यूज कर रहे हो जो सभ्य नहीं है। वहीं पंजाब के मंत्री राजकुमार बेरका ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरव्यू कांग्रेस हाईकमान तक भी पहुंच गया है और उनसे बात की जाएगी। सुखी रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, आशू, परगट सिंह, ये सारे
ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ। RGSG ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ फैसला कर। सोनिया गांधी ने ड्यूटी सलमान खुर्शीद और अंबिका सोनी की भी लगाई है। बिल्कुल वो भी नियुक्त किए। अरुण, हाईकमान की तरफ से अभी तक कोई बात सामने आई कि किस तरीके से सिद्धू को मनाते हैं या अगला स्टैंड क्या होता है अब जब सिद्धू एकदम ही बगावती हो गए हैं? देखिए, दो बात स्पष्ट है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव करना चाहे कांग्रेस नेतृत्व तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय भी नहीं है और समर्थन भी नहीं है सिद्धू के पास, या बगावत करने वाले लोगों के पास इतना समर्थन नहीं है। जैसे सचिन पायलट के पास समर्थन नहीं है कि वो अशोक गहलोत को किसी तरह से डिस्क्रेडिट कर सकें या डिस्टेबलाइज कर सकें, अस्थिर कर सकें उनकी सरकार को, या खुद को प्रोजेक्ट करें मुख्यमंत्री के रूप में। वही हालत सिद्धू की है। सिद्धू लोन वुल्फ की तरह से जो कांग्रेस पार्टी के वहां के नेता हैं कि इकलौते हैं, वो लोन वुल्फ की तरह अटैक करते हैं और फिर चले जाते हैं 6 महीने के लिए कहीं और। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सब बातें कही हैं कमेटी से। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने ये बात कही है कि हम भरोसा नहीं कर सकते नवजोत सिंह सिद्धू पर। नवजोत सिंह सिद्धू भीड़ खींचने के लिए ठीक है, स्टार हैं, कैंपेन अच्छा करते हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं, लेकिन जो बेस है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही है और इसलिए उनको इग्नोर करके हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो इतना तो तय है कि कैप्टन के रसूख से, उनकी पद से कोई समझौता कांग्रेस आलाकमान नहीं करेगा। अब सिद्धू किस भूमिका में अपने आप को रखना चाहते हैं ये खुद ही सिद्धू पहले तय करें और वो आलाकमान से बात करें, क्योंकि कमेटी के सामने तो सिद्धू ने कुछ इस तरह की बात नहीं कही, कोई ऐसी स्पेसिफिक डिमांड नहीं कही कि मुझे क्या चाहिए। जब कमेटी ने पूछा आप चाहते क्या, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं पंजाब जीते। अब ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक दर्शन की तरह बात है, पंजाब जीते, पंजाब कैसे जीतेगा, ये बात वो इलेबोरेट करके कंफर्म करके न बता रहे थे कमेटी के सदस्यों को। और जब दोबारा कमेटी ने कोशिश की उनसे बात करने की तो आज तक उनकी बात हो ही नहीं पाई है, इसीलिए कमेटी नाराज है। और कमेटी ने यह कह दिया स्पष्ट रूप से कि प्रियंका गांधी फैसला करें, वही उनकी बात समझ सकती है, क्योंकि पार्टी में वही उनको लेके आई थी। बिल्कुल, और ये देखिए जो सियासी हलचल है ये सिर्फ पंजाब में नहीं चल रही है। पंजाब में हालांकि बैठकों का दौर भी शुरू है, राहुल गांधी भी बैठक करने वाले हैं और आखिरी निर्णय, अंतिम फैसला क्या होता है और सिद्धू का रुख क्या होता है उस पर नजर रहेगी। लेकिन बात जरा जल्दी से दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी एक बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 4 बजे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के कई नेताओं के साथ कुछ गैर राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे। ये बैठक राष्ट्रमंच के बैनर तले आयोजित हो रही है, जिसका 2018 में यशवंत सिन्हा ने गठन किया था। यशवंत सिन्हा अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा के अलावा इस बैठक में एनसीपी के मजिद मेमन, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, पवन शर्मा समेत कई पत्रकारों और अर्थशास्त्रियों को भी शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। कांग्रेस से जुड़े कपिल सिब्बल और विवेक तनखा और मनीष तिवारी को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, जो कि G23 से भी जुड़े हैं, लेकिन ये लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रमंच के कोऑर्डिनेटर ने पवार के घर होने वाली इस बैठक के बाद क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक सिलसिला राष्ट्रमंच का रहा है कि हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर तमाम पार्टियों के नेताओं को, जो जिनकी थॉट लीडरशिप है, जिनकी एक पब्लिक स्टैंडिंग है, जो जिन्होंने सरकार में भी काम किया है, समाज में भी काम किया है, सबको जुटा करके उन मुद्दों पे बात करते हैं जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि वर्तमान सरकार राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम नहीं कर रही है, काम नहीं करना चाहती है, या और उसके पास उसको लेकर के एक अच्छी सोच या थॉट लीडरशिप नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्र के मुद्दे गौण हो जाएं। आज भी ये ज़रूरी है कि देश में नेताओं को ये सोचना होगा और देश के लोगों को ये सोचना होगा कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, किस तरीके से युवाओं को रोज़गार मिले, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसे बेहतर हो, और उसी तरीके से संविधान की मर्यादा कैसी रखी जाए और देश इस महामारी से कैसे लड़े। आज की मीटिंग भी देश के लिए और देश के लोगों को ये बताने के लिए ज़रूरी है कि अगर सरकार के पास विज़न नहीं है तो उससे देश का विज़न ख़त्म नहीं हो जाता। देश के लोगों के पास, देश के उन नेताओं के पास जिन्होंने लगातार देश के लिए काम किया है, एक ठोस विजन है और उस विजन के आधार पर हम 2024 के भारत का निर्माण करेंगे। और देखिए, शरद पवार के घर होने वाली इस बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए।
देश के बड़े नेता है, राजनीति में हो, विरोधी दल के हो, अपोजिशन के, बहुत बड़े नेता हैं। लोग हमेशा उनसे सलाह मशवरा करते हैं, राजनीति के बारे में हो या और एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो या कृषि हो, लोग उनसे सलाह मशवरा करते हैं। मेरी जानकारी और जो मेरी कल पवार साहब से बातचीत हुई है फ़ोन पे, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि कोई राष्ट्रमंच है यशवंत सिन्हा जी का, उसने स्थापन किया था, उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ पवार साहब से बैठक है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, जी शाम को महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या मुद्दे इस पर रहने वाले हैं और किन मायनों में ये बेहद खास मानी जा रही? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जो बाइट हमने दिखाई घनश्याम तिवारी के समाजवादी पार्टी से हैं और उनकी भूमिका भी राष्ट्र मंच में बहुत सक्रिय रही है पहले से। उन्होंने कहा कि 2024 में, क्योंकि मौजूदा सरकार के पास नीतियों का अभाव है, इसलिए 2024 में एक राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसा किया जा रहा है। राजनीतिक मंच इसे नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं, वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। हमारे साथ केसी त्यागी हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं। कैसे इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि इस बैठक की खासियत यह है कि 3 साल से तो ये चल रहा है, लेकिन पवार पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। शरद पवार नहीं, शरद पवार जी देश की राजनीति के एक बड़े नेता हैं और हमारी पार्टी भी और हम भी उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यह बैठक उनके द्वारा बुलाई गई बैठक नहीं है, ऐसा उन्होंने खुद स्वीकार किया है। उनके आवास पर यह बैठक आयोजित है। विपक्षी दलों की एकता इसका एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना इसका एजेंडा नहीं है। ये श्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में बना हुआ राष्ट्रमंच है, जिसमें कुछ बुद्धिजीवी, कुछ कलाकार और कुछ सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग वहां आमंत्रित हैं। लेकिन वैसे ही लोग हैं त्यागी जी जो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं, और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी संपर्क किया गया था जो G23 का हिस्सा है। तो इसी तरह के राष्ट्रमंच से थर्ड फ्रंट का विकल्प निकलता है ना, आपने तो देखा है पहले भी। नहीं, मैं जिन थर्ड फ्रंट में रहा हूं उसमें कोई एक नेता होता था। कभी जयप्रकाश नारायण होते थे, कभी वीपी सिंह होते थे। उसका भ्रष्टाचार विरोध का, महंगाई विरोध का एक राजनीतिक कार्यक्रम होता था। उसमें बड़े बड़े नेता शामिल होते थे, मुरारजी भाई चौधरी, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, पीलू मोदी, ज्योतिर्मय बसु वगैरह वगैरह वगैरह, और सबके नेता जयप्रकाश जी हुआ करते थे। यहाँ ना कोई ऐसा नेता है जो जयप्रकाश जी की कद काठी का हो, और ना कोई वीपी सिंह जैसा नायक है जिसकी भ्रष्टाचार के या कुशासन के खिलाफ लड़ने की कोई ख्याति हो। तो ऐसे मंच का फिर मकसद क्या है? लोगों को आपस में उठ बैठने की इजाजत है, और इसका कोई जो ज्यादा अर्थ निकाल रहे हैं वो भी नहीं निकालना चाहिए। प्रशांत किशोर से लेकर के और एनसीपी तक सब स्वीकार कर चुके हैं कि इसका एनडीए सरकार से विकल्प बनाने का कोई मकसद नहीं है। और यूं भी एनडीए सरकार के खिलाफ जो क्षोभ है, जो गुस्सा है, वो उस नेचर का नहीं है जैसा इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ था या राजीव गांधी जी की सरकार के खिलाफ था। एक इससे से जुड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और एक बार फिर आगाह किया है कि कोरोना का तीसरा वेव आएगा, सरकार तैयारी करे। राहुल गांधी जी का सुझाव स्वागत योग्य है। वो विपक्ष के बड़े नेता हैं और उनको अधिकार भी है इस तरह के सवाल सरकार से करने का। हम नहीं, समूची दुनिया कोविड-19 से लड़ने में नाकामयाब रही। अमेरिका जैसी सशक्त और ताकतवर ताकतें भी फेल हो गई हैं। यूरोपियन यूनियन के कई मुल्कों के जो आंकड़े हैं वो भी डराने वाले हैं, और कमोबेश प्रारंभिक दिनों में यही स्थिति भारत की रही है। हमने 1% से ज्यादा जीडीपी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं करा। शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी समूचे भारत में जो ढांचा है स्वास्थ्य का वो चरमराया हुआ है। और इस बार जब इसका प्रकोप गांव में देखने को मिला तो हाहाकार मच गया। लिहाजा सबकी चिंताएं स्वाभाविक है। मुझे प्रसन्नता है कि तीसरी जो खेप आने वाली है या जो वेव आने वाली है
उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने मुफ्त टीकाकरण योजना चलाई है, जिसके तहत अकेले एक दिन में कल 80 लाख लोगों ने टीकाकरण कराया है और मुझे उम्मीद है कि इस संभावित खतरे से लड़ने में हम कामयाब होंगे। अर्पिता, और खास बात यह कि आज जो 4 बजे बैठक होगी, राहुल गांधी ने आगाह तो किया है सरकार को, लेकिन आज 4 बजे की बैठक में भी कोरोना से सरकार जिस तरह से लड़ी है उस पर चर्चा होगी और तमाम दूसरे राजनीतिक और आर्थिक मसलों पर शरद पवार के आवाज पे चर्चा होगी। केसी त्यागी जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ किया है कि इसका थर्ड फ्रंट, मजबूत थर्ड फ्रंट के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, जैसा पहले हुआ करता था। रहिए जरा आप साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राष्ट्रमंच की बैठकों पर आपको उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं। जो लाइक माइंडेड लोगों की कहानी शुरू होती है, तो वो कहानी शुरू होने से पहले ही अभी तक तो हमने खत्म होती हुई देखी। अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेट्स वेट। नॉन बीजेपी प्लेटफॉर्म हमने कहा लेट्स वेट, कितनी जल्दी जो है वो लाइक माइंडेड लोगों का क्या लाइक माइंडेड हश्र होता है वो देख लीजिएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले ही घाटी में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 14 नेताओं को बाकायदा औपचारिक तौर पर न्योता भेजा जा चुका है। यही वजह है कि सभी सियासी दल बातचीत को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। श्रीनगर में गुपकार गठबंधन से जुड़े पार्टी के नेताओं की एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, साथ ही यह भी तय होगा कि गुपकार का कौन और कैसे प्रतिनिधित्व करेगा। सूत्रों के मुताबिक सबसे आगे नाम फारूक अब्दुल्ला का है कि फारूक अब्दुल्ला ही गुपकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह भी खबर है कि पीडीपी कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी बातचीत के पक्ष में है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, ये बैठक तो देखिए शुरू हो गई है, कोई अपडेट मिल पा रहा है किस तरीके की चर्चा, कौन से मुद्दे हो सकते हैं और कौन प्रतिनिधित्व कर सकता है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो हेड करेंगे इस मीटिंग को, शायद एज रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ गुपकार अलायंस। लेकिन इस वक्त जो है मीटिंग अभी भी जारी है, अभी मीडिया से बात करेंगे वो। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती भी आई थी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी आए थे, उमर अब्दुल्ला मीटिंग में थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है मीटिंग में थे। उमर अब्दुल्ला मीटिंग में नहीं थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अपनी तरफ से भी ये कोई एजेंडा फिक्स करेंगे, क्या वो मीटिंग में शिरकत करेंगे, ये थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये मीटिंग जो है हुई, तो शायद उन्होंने पहले सोचा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर किन चीज़ों पे बात करेंगे, होम मिनिस्टर से किन चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि अभी उधर से कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि किन चीज़ों पे बात होगी। एजेंडा ऐसा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन स्टेटहुड रिटर्न करने की बात जो कही जा रही है, कब तक होगा शायद उस पर बात होगी। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो कब तक मुकम्मल होगा, शायद उस पर बात होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि ये फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस है, यहाँ पर ही अभी भी मीटिंग जारी है। अभी वहाँ से कोई भी लीडर, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, वो बाहर नहीं आई, तो उसका मतलब है कि अभी भी वार्तालाप जारी है। और सबसे बड़ी जो है बात यह है कि क्या कुछ होगा उस एजेंडा में, यानी प्राइम मिनिस्टर इनसे क्या बात करेंगे, किन चीज़ों पे ताउन मांगेंगे। बताया जा रहा है कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी बात होगी और स्टेटहुड कब तक रिटर्न किया जाएगा। नॉर्मली ये समझा जा रहा है कि शायद स्टेटहुड रिटर्न करने के वक्त पार्लियामेंट में बात की जाएगी, क्योंकि 370 और 35 से जब हटाया गया, पार्लियामेंट में हटाया गया और यूटी 2 बनाई गई, J&K स्टेट जो थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। लेकिन देखिए रिफत, और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है और कई मुद्दे, यानी जो प्रस्ताव केंद्र की तरफ से आया है, क्या रणनीति अब इन गुपकार की होनी चाहिए, किन रणनीतियों और किन मुद्दों को लेकर दरअसल पहुंचेंगे दिल्ली और मुलाकात करेंगे। ये फिलहाल फारूक अब्दुल्ला के आवास के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फारूक अब्दुल्ला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। तो ये तमाम नेता जो है 14 ये पहुंचे हैं और रणनीति बन रही है आगे की कि आखिरकार कैसे अपनी बात को केंद्र के सामने रखना है। रिफत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। और रिफत, क्या ये जो बैठक चल रही है इसके बाद कोई ऐसी जानकारी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा कि क्या मुद्दे होने वाले जो केंद्र के सामने रखेंगे या इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्लियर होगा आपसे थोड़ी देर बाद?
जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। अभी मीडिया को अंदर बुलाया गया है। हम इस वक्त रेजिडेंस के बाहर हैं, लेकिन जिस तरीके से दर्शकों ने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की, और पार्लियामेंट मेंबर जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर हसनैन मसूदी वो भी वहाँ पे मीटिंग में थे, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं सीनियर लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, वो भी इस मीटिंग में थे। लेकिन ये समझा जा रहा है जिस तरीके से PDP की मीटिंग हुई थी, महबूबा मुफ्ती को ऑथोराइज किया। मीडिया के मेहरबानों, जैसे तारिक आबिद साहब ने आपका शुक्रिया किया कि आप तशरीफ लाए और बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। भैया एक आदमी पीछे तो बात करें। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कह रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। जिनको इनविटेशन आई है क्या सभी लोग जा रहे हैं, और साथ साथ में ये भी, जी हाँ, सब जा रहे हैं, और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब हम बात करेंगे वो सबकी तरफ से होगी। मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। ये डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाले हैं तो उनकी चॉइस होगी, वही होगा, ये सुनिए जरा। मैं इसमें एक गुजारिश कर लूँगा, आपके जो कंसर्न हैं और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। हम, मैं एक गुजारिश, पहले प्लीज हैव सम पेशेंस, और क्योंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज, नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम सब
हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आइन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, बाबा जी पहले पूछना चाहूंगा कि आप देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। 5 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी? जब आप पहली मीटिंग में जाए तो क्या उम्मीद की? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की हैं। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको रिहा नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन शुमाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं। एक और बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 and 35A। थैंक यू। ओके तो कुल मिलाकर एक गुपकार की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि वो सारे मुद्दे वो शामिल करेंगे जो कश्मीर वाले चाह रहे हैं, जो लोगों को दिक्कतें पेश आई हैं, वो सारे मुद्दे केंद्र के सामने जब जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर वो रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया जो कैदी हैं उनकी रिहाई की मांग भी वो करने वाली हैं। नेता अपना एजेंडा, जो भी एजेंडा है वो रखेंगे। बाहर की जेलों में जो बंद हैं लोग, उन्हें कश्मीर भेजा जाए और 370 और 35 से समझौता नहीं होगा, ये बड़ी बात कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं।
वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। तो 24 जून को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर मुद्दे पर बैठक होनी है, चर्चा होनी है, और उसी से पहले गुपकार की तरफ से ये मीटिंग हुई है जिसमें एजेंडे तय किए गए कि आखिरकार कौन सा एजेंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहुंचना है। लेकिन जो साफ तौर पर तस्वीर अभी तक दिख रही है वो ये कि यहाँ पर ये बात रखी जाएगी कि जेलों में जो कैदी हैं, जो बंद किए गए लोग हैं, उन्हें रिहा किया जाए या फिर उनको कश्मीर ट्रांसफर किया जाए, और 370 और 35 से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बात भी इस बैठक के बाद साफ हुई।